हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यह चैप्टर का 11वां पार्ट है। अगर आप इसके बाकी के 10 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम पढ़ चुके हैं वायु दाब से लेकर के पवनों के प्रकार तक। हमारे जो 10वां पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था एयर मास। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाताग्र यानी कि फ्रंट्स के बारे में। चलिए फिर जानते हैं कि फ्रंट्स होता क्या है। देखिए, जो वाताग्र है, वाताग्र एक तरह की रेखा होती है, एक तरह की लाइन होती है। और ये बनती कैसे है? देखिए, जब दो तरह की वायु यानी कि एक गर्म वायु और एक ठंडी वायु जब आपस में जब मिलती है तो इनके मिलने के कारण एक तरह की रेखा, एक तरह की लाइन का निर्माण होता है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाताग्र यानी कि फ्रंट्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि उष्ण वाताग्र किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जब गर्म वायु और ठंडी वायु जब आपस में मिलती है, आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जो गर्म वायु का जो स्वभाव होता है वो कैसे होता है। ये हवा काफी हल्की होती है, ठीक है जी। और इसके विपरीत जो हमारी जो ठंडी वायु होती है ये काफी भारी वायु होती है। अब देखिए, होता क्या कि जो हमारी जो हल्की वायु होती है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, ठीक है जी। और जो हमारी जो ठंडी वायु होती है इसकी अपेक्षा में ये भारी होती है, जिसके कारण ठंडी वायु नीचे की तरफ उतरना शुरू करती है। तो फिर देखिए, ये जो गर्म वायु है ये ठंडी वायु के ऊपर आ जाती है और इस तरह से बने वाताग्र को हम क्या बोलते हैं? इनको हम उष्ण वाताग्र हम इसको बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए कि ये जो वाताग्र है ये कोई वायु नहीं है, बल्कि ये एक तरह की रेखा है जो बनी किससे है? ये गर्म और ठंडी वायु के मिश्रण, यानी कि जब ये आपस में जब मिलती है उसी से ही ये रेखा बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाताग्र हम इसको बोलते हैं। चलिए फिर जानते हैं शीत वाताग्र को। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। देखिए, जैसे कि आपने अभी उष्ण वाताग्र के बारे में पढ़ा, वैसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। शीत वाताग्र भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो इसे ऊपर की ओर उठा देती है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारी जो गर्म वायु होती है ये कैसी होती है? काफी हल्की होती है। जब ठंडी वायु जब गर्म वायु को ऊपर की तरफ धकेलने लग जाती है तो इस प्रकार बने वाताग्र को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शीत वाताग्र, ठीक है जी। इसमें क्या है? इसमें जो ठंडी वायु है वो गर्म वायु को ऊपर की तरफ धकेल रही है, ठीक है जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? शीत वाताग्र। अब देखिए, ये जो कोल्ड फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट से ही हमारे शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट साइक्लोन हमारे यहाँ पर बनते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं अधिविष्ट वाताग्र के बारे में। देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा शीत वाताग्र के बारे में। शीत वाताग्र कर क्या रहा है? यानी कि ठंडी वायु कर क्या रही है कि ये गर्म वायु को, ये मान के चलो ये है हमारी गर्म वायु, गर्म वायु को ये ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, ठीक है। अब होगा क्या? ये गर्म वायु को तब तक धकेलती रहेगी, तब तक ऊपर की तरफ उठाती रहेगी जब तक गर्म वायु का कांटेक्ट जमीन से टूट ना जाए, ठीक है जी। तब ऐसी कंडीशन में हमारा नए तरह का एक वाताग्र बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिविष्ट वाताग्र हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको तीनों तरह के आपको वाताग्र आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। एक है हमारा उष्ण वाताग्र, दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र। चलिए जानते हैं चक्रवातों के बारे में। देखिए, चक्रवात हमारे दो तरह के होते हैं, यानी कि साइक्लोन हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम यहाँ पर कंप्लीट करवा सकें। इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होने वाली है वो होगी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ऊपर। चलिए फिर जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रवात। देखिए, जो साइक्लोन है, साइक्लोन को समझना काफी आसान है। इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक साइक्लोन की एक इमेज है। देखिए, साइक्लोन का ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। देखिए, सेंटर की तरफ जो 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 प्रेशर होता है वायु का वो होता है हमेशा लो प्रेशर, और साइक्लोन के आउटर यानी कि बाहरी तरफ में होता है यहाँ पर हाई प्रेशर।
आप यहाँ पर हवाओं का एक सिंपल सा सिद्धांत को समझ लीजिए कि हवाएं हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि जहां पर लो प्रेशर होगा तो वहां पर हाई प्रेशर की पवनें अपने आप ही ऑटोमेटिक चलेंगी। इसी की ही वजह से यहाँ पर जो चक्रवात की जो पवनें हैं, जो हवाएं हैं, चक्रवात के अंदर हवाएं बाहर से अंदर की तरफ हवाएं यहाँ पर चलती हैं, क्योंकि बाहर की तरफ होता है हाई प्रेशर और अंदर की तरफ होता है लो प्रेशर। ठीक है जी, इस वजह से जो हवाएं हैं, हवाएं चलती हैं बाहर से अंदर की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के अनुसार चलती है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे अर्थ पे एक तरह का फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर जो फोर्स जो लगता है कोरियोलिस बल का, यहाँ पर जो हवाएं जो चलती हैं वो चलती है घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी कि चलती है एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। और वही सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी घड़ी की सुइयों के अनुसार यहाँ पर हवाएं चलती है, यानी कि ये चलती है क्लॉकवाइज यहाँ पर हवाएं चलती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टेम्परेट साइक्लोन को। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए, जैसे कि साइक्लोन के नाम में ही है शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि इसका मतलब है कि इस तरह के जो साइक्लोन है वो हमेशा कहाँ पर आते हैं, टेम्परेट रीजन में ही आते हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही इस तरह के जो साइक्लोन वो आते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि एक ग्लोब होता है, ठीक है। ग्लोब में दो तरह की साइडें होती है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है जी, अगर हम नॉर्थ की बातें करें, यानी कि हम इस वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो टेम्परेट साइक्लोन आता है वो हमेशा किस में आता है, ठंड के समय में आता है, यानी कि शीत ऋतु में आता है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समुद्र का एरिया काफी ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर इस तरह के जो साइक्लोन है वो पूरे साल भर ही चलते रहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। होप है कि आपको शीतोष्ण कटिबंध का ये वाला जो टॉपिक है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब दो अलग तरह की तापमान वाली वायु अलग अलग दिशाओं में आकर होती है। देखिए, क्या है कि किसी भी तरह की जो चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा वायु के मिलने से ही होती है। देखिए, इसमें भी क्या है कि इसमें भी किसी एक जगह पर आप इस पॉइंट को मान लीजिए, किसी एक जगह पर दो तरह की वायु आती है। दो तरह की वायु कौन सी होंगी, एक होगी ठंडी वायु होगी और एक गर्म वायु होगी। ठीक है, जब इस तरह की दोनों वायु जब आपस में आकर के मिलती है तभी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडी वायु ध्रुवीय प्रदेशों से आती है जबकि गर्म वायु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से आती है। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझ होगी कि जो ठंडी जो वायु है, ठंडी वायु हमेशा कहाँ से आएगी, ध्रुवीय इलाकों से आएगी, क्योंकि पृथ्वी का जो सबसे ठंडा जो एरिया है वो है हमारे कौन से, पोलर एरिया है। और जो गर्म वायु आएगी, गर्म वायु कहाँ से आएगी, वो आएगी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से। ठीक है जी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ये हवाएं आएंगी। अब देखिए, ये जो हवाएं हैं, यानी कि एक है ठंडी हवा और दूसरी है गर्म हवा। अब इन तरह की ये जो वायु है ये कहाँ पर आकर के मिलती है, ये मिलती है 60 डिग्री अक्षांशों पर। ठीक है जी, ये दोनों तरह की हवाएं 60 डिग्री अक्षांशों पर आती हैं और यहीं पर ही आकर इनका मिलन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री अक्षांशों पर गर्म तथा ठंडी वायु आपस में मिल जाती है, जिसके कारण इन दोनों वायु के बीच में एक रेखा बन जाती है जिसे हम ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। देखिए, हम ना बहुत टाइम से हम एक शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो है वाताग्र। ठीक है, देखिए जो वाताग्र है इसका जो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि वाताग्र क्या है, ये एक तरह की लाइन है। ठीक है जी, और इस तरह की लाइन ये बनेगी कब, जब दो तरह की वायु आपस में मिलेगी। जैसे कि 60 डिग्री अक्षांश पर गर्म और ठंडी वायु आपस में मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनेगा, वाताग्र बनेगा। और इस वाताग्र को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय वाताग्र। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय वाताग्र 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे अर्थ के 2 तरह के हेमिस्फीयर में हम इसको बांटते हैं। एक है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, एक है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में ध्रुवीय वाताग्र 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला है अल्यूशियन द्वीप समूह के निकट, दूसरा है आइसलैंड और तीसरा है भूमध्य सागर के निकट। हम यहाँ पर जानेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता कैसे है। देखिए, शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट साइक्लोन की बनने और मिटने की टोटल 6 अवस्था है। हम जानेंगे कि ये बन कैसे रहा है और इसके बाद ये मरेगा कैसे, मतलब कि ये चक्रवात खत्म कैसे होगा। जानते हैं इसकी पहली अवस्था से। देखिए, ये वाला जो पहला जो पार्ट है, इसके अंदर चक्रवात बनना ही शुरू होगा। देखिए, इसके अंदर आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यह है हमारी ठंडी हवा, और जो नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यह है हमारी गर्म हवा। देखिए, जो हमारी जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा का डायरेक्शन है नॉर्थ। ठंडी हवा आएगी नॉर्थ की तरफ से, गर्म हवा आएगी, ये आएगी हमारी साउथ की तरफ से। ठीक है जी। अब देखिए, जब गर्म और ठंडी हवा जब आपस में जब मिलती है, तो यहाँ पर एक तरह का बल काम करता है, उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये हवाएं एक दूसरे के समानांतर चल रही है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। ठीक है जी। अब देखिए, जब ये हवाएं जब आपस में मिल गई, तो यहाँ पर एक वाताग्र यानी कि फ्रंट का निर्माण होगा। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं फ्रंट यानी कि वाताग्र। अब देखिए अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो, ये हमारी ठंडी हवा और ये है गर्म हवा। अब देखिए, अब पहली अवस्था के अंदर ठंडी या गर्म हवा, इन दोनों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ये इस लाइन को हिला पाए, जिसकी वजह से जो वाताग्र है वो बिल्कुल सीधा है। ठीक है जी। अब हम जानते हैं दूसरी स्टेज के बारे में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की ये है दूसरी अवस्था। आप चाहे तो आप इसकी पीडीएफ, आप इसकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर इसे खींच सकते हैं। चलिए फिर इसको हम जानते हैं डायग्राम की मदद से। देखिए, जैसे कि आपने इसका जो पहली अवस्था देखी थी, तो ये थी इसकी पहली अवस्था। पहली अवस्था के अंदर ये जो वाताग्र है, ये है बिल्कुल एकदम सीधी रेखा के अंदर। अगर हम दूसरे इसके डायग्राम के अंदर देखें, दूसरे स्टेज के अंदर देखें, तो देखिए होता क्या कि देखिए, जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा का स्वभाव होता है काफी हल्का, और गर्म हवा ऊपर की तरफ यहाँ पर उठने की कोशिश करती है दूसरी स्टेज के अंदर, जिसकी वजह से ये जो आप ये जो रेखा देख रहे हैं, ये जो वाताग्र है, ये वाताग्र को थोड़ा सा ऊपर की ओर यहाँ पर उठा देती है। और ये जो गर्म हवा है, गर्म हवा ठंडी हवा के अंदर ये घुसने की कोशिश करती है। और वहीं अगर हम ठंडी हवा की बात करें, तो ठंडी हवा का स्वभाव होता है काफी भारी, जिसके कारण ये भारी हवा नीचे की तरफ यहाँ पर आने की ये कोशिश करती है। जिसके कारण अगर हम इसके शेप की बात करें, अगर हम इसके वाताग्र के शेप की बात करें, तो इसका जो शेप बन जाता है वो बन जाता है एक वेवलेंथ की तरह। ठीक है जी। अब देखिए, फिर से समझ लीजिए, ये जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है वेट में, और वही जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, जिसके कारण ये हवा नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये जो वाताग्र है, ये जो फ्रंट है, ये एक तरह से किसकी तरह बन जाता है, ये बन जाता है एक वेवलेंथ की तरह। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी इसकी दूसरी अवस्था। ठीक है, जिसका आकार कैसा बन जाता है, ये बन जाता है तरंग के रूप में, ये इसका आकार आ जाता है। और देखिए, इस तरह की ये जो वेवलेंथ होती है, ये कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ठीक है जी। जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, तरंग चक्रवात भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आइए समझते हैं कि उष्ण वाताग्र यानी कि वार्म फ्रंट हम क्या होता है। वार्म फ्रंट, देखिए, जो वाताग्र का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, हम ठीक है, अगर इसका आगे वाला पार्ट अगर गर्म है तो हम इसको बोलेंगे उष्ण वाताग्र। अगर वाताग्र का आगे वाला पार्ट अगर ठंडा है तो हम इसको बोलेंगे शीत वाताग्र। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके सेकंड स्टेज में आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए फिर जानते हैं तीसरी अवस्था के बारे में। हम यहाँ पर समझेंगे कि शीतोष्ण चक्रवात की तीसरी अवस्था को। देखिए, हम यहाँ पर समझ चुके हैं इसकी पहली अवस्था को, दूसरी अवस्था को, यह है इसकी तीसरी अवस्था। जैसे कि आपको मालूम है कि जो ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु काफी भारी होती है, किसके कंपैरिजन में, गर्म वायु के कंपैरिजन में। अब देखिए, तीसरी अवस्था के अंदर ये जो ठंडी वायु है, ये काफी तीव्र गति से नीचे आने की कोशिश करेगी, और ये कहाँ पर आना चाहेगी, ये आना चाहेगी इस वाले सेक्टर में।
जब ठंडी वायु जब इस वाले सेक्टर में नीचे की तरफ आती है तब ये गर्म वायु को पुल करती है, यानी कि ये गर्म वायु को ऊपर की ओर यहाँ पर पुश करती है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये गर्म वायु को ऊपर की तरफ यहाँ पर धकेलती है, जिसके कारण इसका जो वार्म सेक्टर होगा वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि वार्म सेक्टर होता क्या है। यानी कि देखिए, दो वाताग्र के बीच पाए जाने वाले उष्ण क्षेत्र को उष्ण खंड यानी कि वार्म सेक्टर कहते हैं। देखिए जैसे कि आपको मालूम है दो तरह के वाताग्र, यानी कि एक ठंडा वाताग्र और दूसरा होगा गर्म वाताग्र, है ना। अब इस तरह के जो सेक्टर में जो भी गर्म वाला जो पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उष्ण खंड। चलिए फिर समझते हैं चौथी अवस्था को, जानते हैं फिर चौथी अवस्था के बारे में। देखिए पहले हमने पढ़ा, अभी कुछ जस्ट देर पहले हमने पढ़ा इसकी तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरी अवस्था के अंदर जो ठंडी वायु है वो भारी होने के कारण वो नीचे की तरफ यहाँ पर उतर रही है और गर्म वायु को वो ऊपर की तरफ यहाँ पर वो धकेलने की कोशिश कर रही है। अब देखिए चौथी अवस्था के अंदर जो ठंडी वायु है वो काफी हद तक गर्म वायु को वो ऊपर की तरफ धकेलने में यहाँ पर कामयाब हो जाती है, और जो गर्म वायु है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और जो ठंडी वायु है ये इसके बाहर यानी कि आउटर की तरफ ये इसको पूरी तरह से घेर लेगी, जिसकी वजह से साइक्लोन के सेंटर में यहाँ पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर और आउटर यानी कि इसके बाहर की तरफ क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। ठीक है जी, चलिए फिर आइए जानते हैं आगे की तरफ, जिसके कारण वहां निम्न भार विकसित हो जाता है। देखिए जो निम्न भार कहाँ पर विकसित हो रहा है, ये हो रहा है बिल्कुल सेंटर की तरफ। ठीक है जी, ये होता है कहाँ पर, सेंटर की तरफ। और जो ठंडी जो वायु है, ठंडी वायु सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाती है और इसके बाहर की तरफ यहाँ पर क्रिएट होता है यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको चौथी अवस्था भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पांचवी अवस्था की तरफ। देखिए पांचवी अवस्था के अंदर ये जो टेम्परेट साइक्लोन है यहाँ पर ये खत्म होने लगेगा। ठीक है जी, अब चलिए जानते हैं कि इसके खत्म होने के क्या क्या प्रोसेस है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि चौथी अवस्था के अंदर जो ठंडी वायु होती है वो गर्म वायु को काफी हद तक इतना ऊपर उठा चुकी होती है कि गर्म वायु को वो बिल्कुल अपने सेंटर में लेके आ जाती है और ठंडी वायु के आसपास वो चक्कर लगाने लग जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चक्रवात यानी कि साइक्लोन। अब जो पांचवी अवस्था के अंदर ये चक्रवात अपने आप ही खत्म होने लगता है। देखिए कैसे, ये जो ठंडी वायु, ये ठंडी वायु अभी भी गर्म वायु को ऊपर की तरफ यहाँ पर वो लिफ्ट कर रही है और ये गर्म वायु को तब तक उठाती रहेगी जब तक इसका संपर्क जमीन से पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अब देखिए जब इसका संपर्क पूरी तरह से, गर्म वायु का संपर्क पूरी तरह से जब जमीन से खत्म हो जाएगा तब देखिए होगा क्या, धीरे धीरे शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र आपस में मिल जाएंगे। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जो कोल्ड एयर होगी, है ना, यानी कि जो कोल्ड जो फ्रंट होगा यानी कि शीत वाताग्र और गर्म वाताग्र ये आपस में मिल जाएंगे और एक नए तरह के वाताग्र का निर्माण होगा जिसको क्या बोलते हैं, अधिविष्ट वाताग्र इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी छठी और आखिरी अवस्था में। देखिए पांचवी अवस्था में ही यहाँ पर जो चक्रवात है वो यहाँ पर खत्म होना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो ठंडी जो वायु है वो गर्म वायु को इतना ज्यादा ऊपर की तरफ धकेलती है कि गर्म वायु का जो कांटेक्ट है जमीन से वो पूरी तरह से ही खत्म हो जाए। और यहाँ पर जो ग्रीष्म वाताग्र है और जो शीत वाताग्र है वो यहाँ पर दोनों ही आपस में मिल चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक नए तरह के वाताग्र का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। अब देखिए जो छठा जो वाताग्र है, जो छठी जो अवस्था है, इसमें पूरी तरीके से यहाँ पर चक्रवात खत्म हो चुका है और यहाँ पर पहली जैसी ही अवस्था आ चुकी है। देखिए यहाँ पर ये जो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाताग्र वाली लाइन ये पूरी तरह से फिर से ये सीधी हो चुकी है। ठीक है, अभी अपनी पहली ही जैसी अवस्था में आ चुकी है। तो फिर यहाँ पर खत्म होता है आपका चक्रवात का टॉपिक। आपको वीडियो यहाँ पर कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रीष्म चक्रवात के बारे में। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।